नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे टेक्निकल गेस्ट आपके लिए टेक्निकल आइडियाज लेके आएंगे। उसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या रणनीति बनानी चाहिए कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल संकेतों पर। तो यूएस मार्केट्स की बात करें तो काफी मिले जुले नतीजे दिखाई दिए। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में मिले जुले नतीजे थे, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो यूएस मार्केट्स ने गेन्स रजिस्टर किए हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में डीजीआईए यानी डॉ जोन्स में 0.3% की तेजी दिखाई दी। एक महीने के हाईएस्ट लेवल्स पर डीजीआईए था। 8वें दिन लगातार तेजी दिखाई दी डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। S&P 500 की बात करें तो वहां पर भी थोड़ी सी तेजी दिखाई दी, लेकिन नैस्डैक में थोड़ी सी कमजोरी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। अक्रॉस द बोर्ड यूएस मार्केट्स में नतीजे काफी अच्छे थे, जिसके चलते दो मेजर इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी तेजी दिखी। और लूजिंग साइड की बात करें तो ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर सर्विसेज और यूटिलिटी सेक्टर्स में कमजोरी दिखाई दी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। मैकडॉनल्ड्स और 3M कंपनी टॉप गेनर्स थे कुछ इंडिसेस के, और नाइकी और बोइंग में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। याद रखें वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आया था, जो अगस्त से कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल पर था, तो थोड़ी सी कमजोरी उसके कारण भी दिखाई दी। उसके अलावा पिछले पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो डॉ जोन्स में 2% से ज्यादा की मजबूती दिखाई दी पिछले हफ्ते। नैस्डैक में 1.5% की मजबूती दिखाई दी और S&P 500 में भी 1.5 से 2% की मजबूती पिछले पूरे हफ्ते में दिखाई दी। और अब तक मई के परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्शन रहा है अमेरिकी बाजार में। डॉ जोन्स में करीब 4.5% का उछाल, S&P में 3.7% का उछाल और नैस्डैक में भी 1% से ज़्यादा का उछाल मई के महीने में अब तक दिखाई दिया है। याद रखें इन्फ्लेशन पर नजर रहेगी। इस हफ्ते PPI और CPI का डेटा आएगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI का डेटा कल 14 मई को आएगा और CPI का डेटा 15 मई पर आएगा। इन्फ्लेशन पर पिछले कुछ समय से फोकस रहा है और ग्लोबली कंसर्न्स भी रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का डेटा कैसा निकल कर आता है उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा यूरोप मार्केट की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया। फ्राइडे के सेशन में रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर क्लोज हुए यूरोपियन मार्केट्स। इसके अलावा यूके की इन पर्टिकुलर बात करते हैं, यूके का GDP डेटा आया जो काफ़ी अच्छा था, जिसके चलते यूके जो पहले रिसेशन में था वो अब रिसेशन से बाहर निकल गया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फर्स्ट क्वार्टर GDP डेटा की बात करें तो 0.6% पे आया, अनुमान था 0.4% पे GDP ग्रोथ आएगा, तो अच्छा यूके का डेटा आया, जिसके चलते यूरोप अब रिसेशन से बाहर निकल गया है। इसके अलावा इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 50 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट इंडियन मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा FIIs और DIIs की कैसी एक्शन रही उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो FIIs ने 7वें दिन लगातार बिकवाली की। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2117 करोड़ की बिकवाली हुई शुक्रवार को। और DIIs की बात करें तो उन्होंने लगातार खरीदारी की है और शुक्रवार को भी वो दिखाई दी। 2700 करोड़ की खरीदारी DIIs ने कैश मार्केट में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करते हैं तो FIIs ने 212 करोड़ की बिकवाली की इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो इंडेक्स ऑप्शंस में 5060 करोड़ की बिकवाली हुई। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने करीब 2000 करोड़ की खरीदारी की स्टॉक फ्यूचर्स में और 2065 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं और आज का ट्रेड सेटअप कैसा नजर आ रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डिम्पी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कैसे नजर रखें और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर सुबह सुबह 7 बजे। और इम्पोर्टेंट चीज अब जरा लेवल्स पे आ जाते हैं। पहले तो आप देखेंगे ना निफ्टी के अंदर 22,000 का लेवल हमको वापस से रीगेन कर लिया। बाजार ने बड़ी एफर्ट से, बड़ी जद्दोजहद से उसने सिर्फ 22,000 को बचाया है।
फ्राइडे का सेशन की अगर आप मेरे से समरी पूछेंगे कि समरी क्या है, तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ निफ्टी ने जो 22,000 बचा है, यही इसकी समरी है। यही इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज़ मार्केट में ना ही डाटा में कुछ चेंजेज़ हुआ है, ना ही कन्विक्शन में, ना ही सेंटिमेंट में। आप ऑलरेडी खुद बता रहे हैं कि 50 पॉइंट अभी भी निफ्टी नीचे है। अब आते हैं एक-एक करके पॉइंट पे। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर देखिए हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है, 70 पॉइंट का प्रीमियम है अभी भी बना हुआ है सिस्टम के अंदर, जो कि एक एवरेज प्रीमियम की तरह है। नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन, ये पूरी तरह से क्लियर आपको कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वह एफआईज की होल्डिंग। बाजार के अंदर सिर्फ दो ही चीजें चल रही है कि विक्स कब रुकेगा और एफआईज की होल्डिंग जो है वो वापस कब बढ़ेंगी। इन दोनों चीजों में कोई भी सिग्नल नहीं है और दोनों में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल मैं बोलूंगा ऐसे दोनों में ही नहीं है। पहले पॉइंट आते हैं एफआईज की होल्डिंग पे। 34% वो लॉन्ग करके बैठे हैं, ये 33% से 34% हुई है। नो मेजर चेंजेस एज सच। ये कहाँ तक चले जाते हैं अगर बेचने पे अपने पास और आ जाए तो 20 तक चले जाएंगे, यानी कि 20% तक लॉन्ग पोजीशंस को रखेंगे। मार्केट में 80% भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम का कई बार का एवरेज का डाटा है, करने को उन्होंने 10 भी किया हुआ है, बट एवरेज 20% रहता है। तो आपके पास जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है अभी इस समय। तो इस समय क्या है कि शॉर्ट करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग भी नियर टू एवरेज पहुंच रही है। 34 हो चुके हैं, 20 का एवरेज है। हालांकि 10-12% में भी 400 पॉइंट निफ्टी को तोड़ सकते हैं, बट फिर भी आप बी अवेयर रहे। मेरे को लगता नहीं कि 20% तक ये चले जाएंगे, इलेक्शन ईयर है और अगर गवर्नमेंट फेवरेबल आ गई तो फिर ये तेजी से ऊपर भी आएंगे। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं कि विक्स के अंदर क्या हो रहा है। विक्स देखिए 18.5 का है। विक्स आपको अभी शांति से बैठने नहीं देगा। आपको विक्स का कंफर्ट कब आएगा, कम से कम विक्स को 3 पॉइंट टूटना पड़ेगा, यानी कि 18 से कम से कम 15 पे आना पड़ेगा, तब जाके विक्स कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज 18 के विक्स पे आप कोई भी अच्छी से अच्छी खबर आपको चलना ही नहीं देगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फियर बहुत है। ये वॉलिडिटी के साथ साथ फियर का भी सूचक होता है, यानी कि फियर भी बताता है, तो फियर बहुत है मार्केट के अंदर, तो इसलिए फियर थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 47,000 की रेंज में हम चल रहे हैं। 47,000 का एक सपोर्ट एरिया है इस सीरीज का। ऑलरेडी हम 48,000 को ब्रेक कर चुके हैं। 47,000 का एक सपोर्ट एरिया है। यहीं पे आके मार्केट को वापस से पुल बैक ले लेना चाहिए। अगर पुल बैक नहीं लेता तो स्थिति काफी नाजुक होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए। दोनों के स्टॉप लॉसेस और टारगेट मैं बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी में पुराने होल्ड करके बैठे हैं तो आपके लिए 22,000 और 21,800 का स्टॉप लॉस है। पुल बैक आया तो 22,200 तक आएगा। इसको पार करेंगे तो 22,400 तक आएंगे, जहाँ से रियल डैमेज शुरू हुआ है। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सीरीज का स्टॉप लॉस 47,000 का आप लगा के रखें। 47,000 के नीचे जाते कोई भी पोजीशन को ना लें, एवरेज वेवरेज कुछ ना करें, और ऊपर आते समय पहला आपका टारगेट होगा 47,800। पिछली बार भी हम यहीं पे आके रुक गए थे, और उसके बाद अगर हम चले तो 48,000 आएगा। तो जिनके पास भी पोजीशंस है वो तो होल्ड करके रखें, जिनके पास पोजीशंस नहीं है चाहे तो 10 से 20% पे होल्डिंग्स ले सकते हैं। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सावधान रहे, वॉलिडिटी काफी ज्यादा है, बाजार उतार चढ़ाव काफी ज्यादा करेगा। पुट्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हुए पड़े हैं। पुट्स वाले खासकर ट्रेड करते समय ध्यान रखें इस चीज का कि आप ऑलरेडी काफी ऊपर हो। अगर थोड़ा भी झटका मार्केट ने साइडवेज का ले लिया तो पुट्स के प्रीमियम को तोड़ेगा, भले कॉल्स बढ़ाए ना बढ़ाए। तो इसलिए बी अवेयर। 8 शेयर एफ&ओ बैन में है। पीसीआर के अकॉर्डिंग बाजार ना महंगा है ना सस्ता है। वो पीसीआर ये बता रहे हैं कि बाजार बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है। तो कुल मिला के बाजार के अंदर आज साइडवेज टू पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, इस तरह का ही ट्रेड होगा। यानी कि शुरुआत हल्की वीक देखेंगे, बाद में हल्का पुल बैक आएगा। बस इसी तरह से आपको जॉल्ट करता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी मार्केट पर नज़र, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको कहाँ नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी, जो हमें टेक्निकल आइडियाज़ बताएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक्स पर आपकी रिकमेंडेशन रहेगी और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना चाहिए। शुभ प्रभात। अगर हम पिछले 5-6 दिनों का ट्रेंड देखें हमारे मार्केट में, तो हमारे मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। जहां की डाउ जोन्स अपने मार्च पीक की तरफ बढ़ रहा है, हमारा मार्केट अप्रैल लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले हफ्ते भी हमने यही करेक्शन देखा है हमारे मार्केट में। इसने 50 डीएमए का लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है और अभी निफ्टी 100 डीएमए के आसपास एक सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। पर अगर हम इंडिया विक्स पर अगर के चार्ट पर अगर नजर डालते हैं तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि ऑलरेडी जो 17 का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिल चुका है और इसने 19 भी टच किया है। तो आने वाले समय में ये 22 मार्क को भी टच कर सकता है, जो कि बताता है कि हमें एक कॉशन लेने की जरूरत है यहाँ पर।
निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि है 21,900 के आसपास। अगर 21,900 निफ्टी तोड़ता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अप्रैल लो के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि 21,775 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 21,900 के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, और 21,775 का एक स्मॉल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमें एक पुल बैक मूव दिखाई देगा आने वाले समय में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी एक अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है, पर मुझे यहाँ पर क्योंकि डेली के चार्ट पर और वीकली के चार्ट पर एक मुझे मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, प्लस 100 डीएमए भी आ रहा है। तो ये जो जोन है मेजर सपोर्ट का वो है 47,200 से लेकर 47,000 के बीच में। तो यहाँ पर मुझे एक हल्की सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 47,000 के सपोर्ट को होल्ड करता है तो वहां से एक हमें पुल बैक मूव देखने को मिलेगा, जो कि इसे 47,600 to 47,800 के लेवल तक पुश कर सकता है। हालांकि इसके विपरीत अगर 47,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो आ रहा है 46,500 के आसपास। हालांकि इस करेक्टिव मूव में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी तेजी शो कर रहे हैं। तो उसी में से मेरे आज के दो स्टॉक्स हैं। सबसे पहले है भारती एयरटेल। अगर हम पिछले इसके 4 से 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो ये अभी भी अपने निचले स्तर को होल्ड कर रहा है, और इसने अभी फ्राइडे को एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, और वहां से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया था डेली के चार्ट से, और इंडिकेटर ऑसिलेटर भी अलाइन कर रहे हैं प्राइजेस के साथ। तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय एयरटेल बाय करके चलना चाहिए 1,295 से लेकर 1,300 के बीच में, और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,360 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,270 का। अगर हम पिछले सेक्टोरियल ट्रेंड देखें तो वहाँ पे हमें ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट में अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया है। तो उसी में का मेरा दूसरा स्टॉक है जो है मिंडा कॉप। तो मिंडा कॉप ने भी एक कंजेशन ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट पे, और ये अभी भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इसमें हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला था फ्राइडे को, और फ्राइडे के दिन, और वहाँ पे भी ये अपने प्राइजेस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मिंडा कॉप को हमें बाय करके चलना चाहिए 410 से लेकर 414 के बीच में, और इसमें भी हमारा टारगेट रहेगा 440 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 398 का। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय 1,360 रुपए का लक्ष्य और 1,270 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके साथ ही मिंडा कॉप पर भी खरीदारी की राय है और 440 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, और अब शरद जी हमारे साथ स्टूडियो में है, जो हमें बताएंगे कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, और इसके साथ ही रिजल्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी हमें बताएंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात। जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले बात करें तो अर्निंग्स पे फोकस रहेगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, अच्छे नतीजे देखने मिले हैं ओवरऑल, और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी बीट जरूर आई ईयर ऑन बेसिस पे। अगर बात करें पिरामल फार्मा की तो शानदार नतीजे देखने मिले हैं, टाइप से टर्न अराउंड क्वार्टर कहेंगे, और मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था 3 क्वार्टर पहले कि टर्न अराउंड देखने मिल सकता है, और उनके जो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिविजन्स हैं वहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। एबीबी इंडिया के शानदार नतीजे आए हैं, हाईएस्ट एवर आप कह सकते हैं रेवेन्यू और पैट जो है कंपनी रिकॉर्ड की है। जो ऑर्डर इनफ्लो आई है सबसे फास्टेस्ट आई है पिछले 5 साल में। वही आयशर मोटर्स के नंबर जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि थोड़ी सी मार्जिन में जो है आप कह सकते हैं मिस हुई है एस्टिमेट, बट ओवरऑल जो है कमेंट्री स्पेशली ईवी सेगमेंट को लेके वहाँ पे एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है कंपनी को लेके। थर्मैक्स की भी अगर नतीजे की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और लगभग मार्जिन्स में 123 बेसिस पॉइंट्स का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। वही एपीएल अपोलो ट्यूब्स के भी आंकड़े की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यानी कि एनालिस्ट एस्टिमेट के अनुमान ही हैं। कुछ खराब नतीजे हैं, ये ज़रूर नोट करिएगा। न्यूलैंड लैब्स की बात करें तो यहाँ पे खराब नतीजे देखने मिले हैं, मार्जिन में बड़ी गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और सिक्वेंशियली भी नंबर वीक है। जेके सीमेंट की बात करें तो जिस तरह अन्य सीमेंट कंपनीज़
ने जो है परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ पे थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, डिमांड सॉफ्ट हुई है और प्राइसिंग प्रेशर देखने मिला है। और आप देख सकते हैं जेके सीमेंट में भी जो है ओवरऑल जो है अनुमान से कम नतीजे आए हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के भी खराब नतीजे आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं EBITDA लगभग 88% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही आखिर में मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स की, जहाँ पे नतीजे थोड़े वीक आए हैं और जो JLR के EBIT नंबर्स हैं, जो मार्जिन्स, वो भी एनालिस्ट एस्टिमेट को जो है मिस किए हैं। और आगे जाते हुए जो गाइडेंस दिया है JLR को लेके, तो उसका भी मार्जिन गाइडेंस जो है मॉडरेशन के ऊपर है। और जो डोमेस्टिक डिमांड है उस पर फर्स्ट हाफ में जो है मॉडरेशन देखने मिल सकता है वित्त साल 2025 में। तो गाइडेंस भी टाटा मोटर्स का थोड़ा वीक ही है और नंबर भी वीक है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आज रिजल्ट्स के दम पे और उनके जो गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए, उसके दम पे फोकस में रहेंगे। तो कई सारे कंपनीज जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल आशीषा, अगर बात करें तो बहुत सारे जो है ओवर द वीकेंड खबर आए थे शेयर्स। और सबसे पहला रहेगा CDSL का। यहाँ पे बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस उन्होंने काट दिए 12% का एवरेज बेसिस पे। अब ये जो ट्रांजैक्शन इनकम होता है लगभग 27% का इनकम रहता है। जो रिडक्शन इन चार्जेस है इसके कारण रेवेन्यू EBITDA में जो है लगभग 3 से लेकर 5% तक का गिरावट आ सकता है। हालांकि पूरी जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनका रेगुलेटरी फीस भी कम हो जाएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा स्पेंसर्स रिटेल। यहाँ पे 300 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे इक्विटी के जरिए। और ओवरऑल हम बता दें कि इनके नतीजे लेकिन खराब ही आए थे। पावर ग्रिड की बात करें तो 2 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के ऑर्डर आए हैं राजस्थान से। वही लुपिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ले रीलॉन्च करेंगे ब्लैडर कंट्रोल की ड्रग US में। अब पहले US कोर्ट में जो थे इश्यूज़ थी, अब वो इश्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके कारण स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। वही हुडको की बात करें तो MOU साइन किया है उन्होंने सूरत के कंस्ट्रक्शन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करेंगे इक्विपमेंट्स और आपके साइट का। आंध्रा पेपर को भी 125 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है स्वीडन के वालमार्ट AB से टिश्यू पेपर के लिए। वही दोदला डेयरी की बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लगभग 40,000 लीटर पर डे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, स्टॉक पे आज अच्छी जो है बाइंग देखने मिल सकती है। वही कल्याण ज्वेलर्स, नतीजे तो दमदार थे ही, लेकिन उन्होंने एक अपडेट भी दिया है फर्स्ट क्वार्टर का अभी तक का जो 40 दिन आए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अप्रैल के जो है पूरा महीना और 10 दिन मई के, यहाँ पे उनको जो है डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आया है। तो इस पे एक पॉजिटिव नज़रिया बन सकता है। और आखिर में सिरमा SGS भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी 1000 करोड़ रेस कर सकते हैं इक्विटी के जरिए। तो ये सारे अहम 9 स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे और जहाँ पे एक्शन और वॉल्यूम्स दोनों देख सकता है। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, CDSL, स्पेंसर्स रिटेल, पावर ग्रिड, हुडको, आंध्र पेपर जैसे कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की। पड़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी अंश अब जुड़ चुके हैं। अंश, बताएं कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर लाल पैथ से। और यहाँ हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी 2200 से घटाकर 2150 कर दिया है, जो कि 8% नीचे है अभी करंट मार्केट प्राइस से। ये जो घटा है इसका मेन रीज़न है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी म्यूटेड रही है, फेवरेबल बेस रहने के कारण भी। और गाइडेंस भी देखा जाए तो ग्रोथ भी प्री कोविड लेवल से भी नीचे रहने की आशंकाएँ है। ABB इंडिया पे जेफरीज की रिपोर्ट है और इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी 6250 से बढ़ाकर 8845 कर दिया है, जो कि कुछ 22% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। इनका कहना है कि 49% जो प्रॉफिट आया है वो मेनली मार्जिन के वजह से ड्राइव हुआ है और साथ ही साथ जो ऑर्डर फ्लो है वो पिकअप होने के चांसेस भी है इलेक्शन के बाद, जो कि सेकेंड हाफ है ईयर का। सिटी ने पॉलीकैप पर रिपोर्ट निकाला और इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस भी 6276 से बढ़ाकर 7708 कर दिया है, जो कि करीबन 25% ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। ये जो बढ़ाया है और बाय रेटिंग आई है, इसका मुख्य कारण है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, साथ ही साथ ग्रोथ मोमेंटम भी इंटैक्ट रहने की ये आशंका की जा रही है यहाँ पर। और केबल और वायर बिजनेस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, साथ ही साथ बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल भी हेल्दी दिख रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट है TCI एक्सप्रेस पे और इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1980 से थोड़ा सा काट कर 1825 कर दिया है। लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस
से ये जो टारगेट है वो कुछ 65% ऊपर नज़र आ रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि उनका कहना है कि वॉल्यूम बॉटम आउट हो चुके हैं, ग्रोथ रिकवरी आ सकती है। साथ ही साथ जो इन्होंने कैपेक्स किया है FY24 में वो सिर्फ 46 करोड़ था एज़ कम्पेयर टू 80 करोड़, तो काफ़ी कैश यहाँ पे कंजर्व होता हुआ नज़र आया है। IIFL की रिपोर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और इन्होंने अपग्रेड की है अपनी रेटिंग को, एड से अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दी गई है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी 300 कर दिया गया है 255 से बढ़ाकर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस इनका जो टारगेट है वो करीब 25% ऊपर है, और इसका मुख्य कारण है कि NIM अच्छे से एक्सपांड हुए हैं और वो स्टेबल रहने की भी यहाँ पे आशंका की जा रही है। साथ ही साथ स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू SBI। भले ही इनके दोनों प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही नजर आ रहे हैं, फिर भी ये अच्छे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा बाय बन सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट है आयशा मोटर्स पे, और उन्होंने बाय की रेटिंग को बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस भी 4900 से बढ़ाकर सीधे 6000 कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीबन 28% ऊपर नजर आता है, और इसका मुख्य कारण है कि अच्छे रिजल्ट आए हैं, इनलाइन नतीजे आए हैं Q4 के। साथ ही साथ टू व्हीलर का जो क्षेत्र है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने की आशंकाएं हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। आयशा मोटर्स, टाटा मोटर्स, पॉलीकैब जैसे कंपनीज के नतीजे आए थे और उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट की ओर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर कहां आपको नजर रखनी चाहिए, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अब कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी बताएं, सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं और सोने चांदी में क्या करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। प्रीशियस मेटल में आज थोड़ा हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, हालांकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। पर्टिकुलर जो सिल्वर है इसमें काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। ओपन होके अगर सिल्वर 84,600 के ऊपर स्टेबल हो उसके बाद आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाए 84,240 का एंड टारगेट रखे 85,500 का। हालांकि गोल्ड में हायर लेवल पे 73,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। गोल्ड में अगर 73 मिलता है आज इंट्राडे में तो वहां पे सेल का मौका ढूंढना चाहिए। 73,200 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 72,200 के टारगेट के लिए। तो गोल्ड में एंड सिल्वर में आज व्यू डिवाइडेड है। सिल्वर में बाय एंड डिप्स है, गोल्ड में सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी आज लेते हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनती है। याद रखें मई के अब तक देखें तो करीब 4% की गिरावट दिखी है ब्रेंट क्रूड में, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या बनती है। डेफिनेटली मार्केट में लग रहा है कि थोड़ा अभी और बिग वाली का मूव आ सकता है। पर्टिकुलर जब तक कोई बड़े मैक्रो ट्रिगर ना हो जो एक रिवर्सल के साइन को इंडिकेट करे। लेवल स्पेसिफिक 6560 के करीब क्लोज हुआ था क्रूड का बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेल करें। स्टॉप लॉस लगाए 6600 था और डाउन साइड 6460 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। और बेस मेटल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं। हल्का सा आज क्योंकि चाइना के सीपीआई इन्फ्लेशन कल उम्मीद से ज्यादा है, तो आई थिंक थोड़ा सा आज नर्वसनेस वहाँ पे है चाइनीज मार्केट में। तो आई थिंक वहाँ पे मिक्स ट्रेड रह सकता है। लगातार कॉपर में तेजी बनी हुई है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था। अगर आज इस न्यूज से हिसाब से ये गैप डाउन ओपन होता है तो कॉपर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। 865 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस लगाए 857 और अपर से टारगेट 878 तक के आ सकते हैं। वही जिंक में लगातार अंडर परफॉर्मेंस है और चाइना के साथ एंड चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट के साथ अच्छा कोरिलेशन होने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 262 के करीब शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 264 लगाए और 257 तक के लेवल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मेटल में स्ट्रेटेजी मिक्स रखनी है। जिंक में जहाँ पे चाइना का कोरिलेशन ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा बेच है, एंड कॉपर जहाँ पे प्रोडक्शन को लेकर लगातार दिक्कत है एंड इन्वेंट्री का ऑलरेडी इश्यू चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये राय थी बेस मेटल्स पर। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।